हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और रिवीजन वीडियो में। और इस रिवीजन वीडियो के अंदर हम AS 29 को कवर करने वाले हैं। AS 29 बात करता है तीन चीजों के बारे में। सबसे पहला प्रोविजंस, उसके बाद कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड उसके बाद कंटिंजेंट एसेट। इन तीनों चीजों का जब हमने पढ़ लिया, हमने AS 29 का ज्ञान ले लिया। अब हम शुरू करते हैं एज 29 को। देखो, एज 29 पर जाने से पहले तुमको लाइबिलिटी वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, जो तुम बचपन से सीखते आए हो। तुम्हें 11th में भी पता है, उस बेसिस पे तुम 12th CA फाउंडेशन हर जगह तुमने लाइबिलिटी को समझा है। तो सर लाइबिलिटी होती क्या है? लाइबिलिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो अराइज होती है पास्ट इवेंट से। लाइबिलिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो अराइज होती है पास्ट इवेंट से। एक एग्जांपल लेके आप मुझे बताना, क्या अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं ये लायबिलिटी है या नहीं। लेट्स से मैंने आप लोग को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया है? लेट्स से आप सब टी शर्ट मैन्युफैक्चरर्स है, तो आप लोग टी शर्ट मैन्युफैक्चरर्स है, आप लोग टी शर्ट बनाते हैं। मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया 100 टी शर्ट का, 100 टी शर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया। हर एक टी शर्ट का वैल्यू लेट से 500 रुपए, 500 रुपए। तो 100 टी शर्ट है, हर टी शर्ट के लिए मैं आपको 500 रुपए देने वाला हूं। इट कम्स टू अ टोटल ऑफ 50,000। तो 50,000 का हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है सुनना। 2 महीने बाद आप मुझे वो टी शर्ट का डिलीवरी दोगे। 2 महीने बाद आप मुझे वो टी शर्ट का डिलीवरी दोगे, और जब आप मुझे डिलीवरी दोगे तब मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो सुनना, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या वो 50,000 आज लाइबिलिटी है या 2 महीने बाद लाइबिलिटी बनने वाले? द करेक्ट आंसर इज 2 महीने बाद बनने वाले, क्योंकि आज वो फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, क्योंकि फ्यूचर में 2 महीने बाद जाके मुझे चुकाना है। पर जिस दिन आपने मुझे डिलीवरी दे दी वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। देयरफॉर आप लाइबिलिटी में हमेशा क्या चीजों को लेते हैं? जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्यों अराइज हो रही है? बिकॉज ऑफ एन पास्ट इवेंट। फ्यूचर में, पास्ट में कुछ हो चुका था, उस बेसिस पे एक लाइबिलिटी अराइज हो रही है। राइट, डन होती है बात। ये होता है लाइबिलिटी। देखो, लाइबिलिटी में एक और चीज होती है कि लाइबिलिटी का जो अमाउंट होता है ना, वो फिक्स्ड होता है। लाइबिलिटी में जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? फिक्स्ड। अब चलते हैं प्रोविजन की तरफ, ध्यान से सुनना। प्रोविजन भी एक लाइबिलिटी ही है। क्या बोला? प्रोविजन भी एक लाइबिलिटी ही है। पर यहां पे हमारा जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं है। वो फिक्स नहीं है, उसका एक अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है? अंदाजा। जैसे याद करो, आप लोग एक प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या अमाउंट सर्टेन होता है क्या? नहीं, दिस इज एन एस्टिमेशन। हम हमारे हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, पर जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तब शायद कुछ इनकम का पता पड़ता है, कुछ एक्सपेंसेस का पता करता है, और फिर सेट करके हम हमारा इनकम टैक्स पे करते हैं। पर प्रोविजन पहले से ही बना देते हैं। और प्रोविजन क्या होता है? एस्टिमेशन। तो लाइबिलिटी और प्रोविजन में डिफरेंस क्या है? लाइबिलिटी में अमाउंट क्या होता है? फिक्स। पर प्रोविजन में अमाउंट क्या होता है? एस्टिमेटेड। अब सुनना, ये एस क्या बोलता है, कब एक प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करना है आप हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कब एक प्रोविजन को रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनना, जब ये 3 कंडीशंस फुलफिल होती है तब एक प्रोविजन को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना। सर क्या 3 कंडीशंस है? सबसे पहला, वो एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए जो अराइज हो रहा है पास्ट इवेंट से। वो एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए जो अराइज हो रहा है पास्ट इवेंट से। तो सर ये सेम बात लाइबिलिटी में बोला, मैंने बोला ना, लाइबिलिटी और प्रोविजन सेम ही है। एक में अमाउंट फिक्स है, एक में अमाउंट एस्टिमेटेड है। सुनना, एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं। क्या एग्जांपल देने वाला हूं, ध्यान से सुनो। मान लो एक एयरलाइन कंपनी है। कौन सी कंपनी है? एयरलाइन कंपनी है। ठीक है सर, लेट्स से इस एयरलाइन कंपनी ने एक एयरक्राफ्ट खरीदा है। एक एयरक्राफ्ट खरीदा है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलती है हर एयरलाइन कंपनी को, कि आपको उस एयरक्राफ्ट पे रीहॉलिंग का खर्चा करना पड़ेगा, रिपेयर्स का खर्चा करना पड़ेगा, मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ेगा एवरी 5 ईयर्स। एवरी 5 ईयर्स। मान लो हमारी एयरलाइन की कंपनी है, आज हमने ताजा एक नया एयरक्राफ्ट खरीदा है। खरीदते ही मालूम है कि 5 साल बाद, लेट्स से कितने साल बाद? 5 साल बाद
हमें एक रिपेयर ओवरऑलिंग का खर्चा कराना पड़ेगा, आज ही मालूम है, आज ही मालूम है कि 20 करोड़ रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 20 करोड़ रुपए। तो क्या इस चीज को एक प्रोविजन बना दिया जाए? द आंसर इज नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि क्या ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन है या प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है? द आंसर इज ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। सर ऐसा क्यों? मान लो मैंने वो एयरक्राफ्ट ही बेच दिया, तो मैंने वो एयरक्राफ्ट ही 5 साल में बेच दिया, तो क्या वो लाइबिलिटी मेरे पास आएगी क्या? तो देयरफॉर हमेशा क्या होना चाहिए? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम अ पास्ट इवेंट। सेकेंड, आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? प्रोबेबल। आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? प्रोबेबल। एंड अगला जो अमाउंट है वो रीजनेबली सर्टेन है, यानी कि हमको ये पता है कि पेमेंट तो करना पड़ेगा, लगभग पेमेंट करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा ये भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी सर्टेन है, और कितना करना पड़ेगा ये भी लगभग हम पता कर सकते हैं। तब हम क्या बुक करते हैं? प्रोविजन। क्या बुक करते हैं? बोलिए, प्रोविजन। अब प्रोविजन को सर मेजर कैसे करना है कि किस अमाउंट पे बुक करें? सुनना, मैनेजमेंट एक जजमेंट ले सकता है। सर जजमेंट किस बेसिस पे लेंगे? पास्ट में कोई नॉलेज है उसके हिसाब से ले लो, या फिर कोई एक्सपर्ट का एडवाइस ले लो, तो इस बेसिस पे मेजर कर लेना। पर याद करना, जब भी मेजर करोगे ना, क्या प्रोविजन को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे? द आंसर इज नो। प्रोविजन को कभी प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, सिवाय कुछ स्पेशल केसेस के, जैसे कि AS 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डिसमेंटलिंग कॉस्ट एक ऐसा प्रोविजन है जिसका प्रेजेंट वैल्यू होता है, बट इन जनरल याद करो, कभी आप प्रोविजन फॉर बेड डेट बनाते हैं, कभी प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं, कभी प्रोविजन फॉर गारंटी बनाते हैं, क्या इन सब का पीवी करते हैं क्या? प्रेजेंट वैल्यू करते हैं क्या? कभी नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि AS 29 मना करता है। अब एक बार जब आपने प्रोविजन बना दिया ना, तो आपको हर साल, हर ईयर एंड पे अपने प्रोविजन को रिव्यू करते चलना है, हर बार रीएस्टिमेट करना है, और अगर कोई चेंज आता है तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, बट वो चेंज प्रोस्पेक्टिवली करना, रेट्रोस्पेक्टिवली करने की जरूरत नहीं है। सर ये प्रोविजन रिकॉर्ड कहां होता है? ये प्रोविजन आपके P&L में रिकॉर्ड होता है। इतनी बातें हैं प्रोविजन को लेके। सुनना, प्रोविजन में क्या क्या बढ़ाया मैंने बोला प्रोविजन लाइबिलिटी ही है, बस इसका अमाउंट रीजनेबली एस्टिमेट करना पड़ता है। तो समझने का कोशिश करो। सर क्या कंडीशंस है कि प्रोविजन मेजर होगा बुक्स में? 3 कंडीशंस होती है। पहला, इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का आउटफ्लो होना प्रोबेबल है। प्रोबेबल मतलब क्या होता है सर? 50% से ऊपर है, कि हमें लगभग पता है कि पेमेंट करना ही पड़ेगा, और जो अमाउंट है उसे भी हम क्या कर सकते हैं? एस्टिमेट कर सकते हैं। देयरफॉर इस मूवमेंट पे हम क्या बना देंगे? प्रोविजन। सर उसको मेजर कैसे करें? या तो अपने एस्टिमेशन के बेसिस पे कर लो, या फिर एक्सपर्ट के वैल्यूएशन के बेसिस पे कर लो, पर जिस भी बेसिस पे करोगे, क्या प्रेजेंट वैल्यू करोगे? क्या नहीं, प्रेजेंट वैल्यू नहीं करोगे। तो सर क्या करेंगे? आप ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर दो। तो सर कभी कोई प्रोविजन पीवी करते हैं? यस, डिसमेंटलिंग कॉस्ट का पीवी किया जाता। इतनी बात प्रोविजन की थी। अब आता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो सर कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है? ध्यान से सुनना, कंटिंजेंट लायबिलिटी 2 तरह की चीजें हो सकती है, या तो वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकता है, या वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो सकता है। क्या बोला मैंने? या तो वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगा या फिर पॉसिबल ऑब्लिगेशन होगा। सर पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब लेट से कोर्ट केस, हमारे ऊपर किसी कस्टमर ने कोर्ट केस किया है, हो सकता है हमें पेमेंट करना पड़े, पर वो हो सकता है कब होगा? जब वो कोर्ट केस का निर्णय आएगा, यानी कि पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें क्या होगी? कंटिंजेंट लायबिलिटी। दूसरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, यानी कि ये एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकता है, बट जब आप प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं होता, या फिर अमाउंट को एस्टिमेट नहीं कर सकते, आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है या फिर अमाउंट को एस्टिमेट नहीं कर सकते, तब वो क्या बन जाता है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। अरे यही तो कंडीशंस प्रोविजन में लिखा था। प्रोविजन में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी था, अमाउंट भी पता था, रीजनेबल सर्टेनिटी भी थी, पॉसिबल था कि होगा आउटफ्लो। यहां मैंने क्या बोला? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, पर आउटफ्लो होगा या नहीं होगा नहीं पता, यानी कि प्रोबेबल नहीं है। दूसरा, अमाउंट भी एस्टिमेट नहीं कर सकते। इस केस में हम क्या बोलेंगे? ऐसी चीज को कंटिंजेंट लायबिलिटी। सर कंटिंजेंट लायबिलिटी का क्या करते हैं? भाई मेरे कंटिंजेंट लायबिलिटी को सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? डिस्क्लोज। कहां करते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में। कहां डिस्क्लोज करते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में।
ये टॉपिक था कंटिंजेंट लायबिलिटी का, बहुत छोटा सा ऐसे क्विकली खत्म हो जाएगा। अब इस एस में एक और टॉपिक दिया गया है जो कि रीएम्बर्समेंट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? रीएम्बर्समेंट। ध्यान से सुनना एक एग्जाम्पल की। सपोज करो एक तरफ जेठालाल है, नाम लिखा है मैंने, एक तरफ जेठालाल है और दूसरी तरफ कौन है? आप सबकी निगाहें जा चुकी है, दूसरी तरफ है बबीता जी, ठीक है। तो भाई लेट से बबीता जी को एक टीवी खरीदना था, बबीता जी को एक टीवी खरीदना था, वो गए जेठालाल के यहाँ पे, और जेठालाल भाई साहब टोनी टीवी के डीलर है। किसके डीलर है? टोनी टीवी के, ठीक है। तो बबीता जी ने जेठालाल से टीवी खरीद लिया, राइट, और बबीता जी ने सामने जेठालाल को एक पेमेंट कर दिया, एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। टीवी किस कंपनी का है? टोनी टीवी। अब सुनना, टोनी टीवी पता है क्या बोलता है कि मेरे लिए मेरे कस्टमर्स नंबर 1 है, इसीलिए उसने अपने जेठालाल जैसे बहुत सारे एजेंट्स को पता है क्या बोल के रखा है, सुनो तुम मेरा टीवी बेचो और अगर मेरे कस्टमर को कोई दिक्कत आती है वो तुम्हारे पास आएगा, वो तुम्हारे पास आएगा। तो उसके टीवी में कभी भी कोई दिक्कत हो ना तो जेठालाल तुम सॉल्व कर देना, और वो सॉल्व करने में जो भी खर्चा होता है, जो भी खर्चा होता है वो मुझसे आके मांग लेना। यानी कि ट्रांजैक्शन क्या है कि अब अगर बबीता जी की टीवी में कोई इशू आएगा तो वो टीवी का इशू कौन सॉल्व करने वाले हैं? जेठालाल। तो जेठालाल रिपेयर का काम करके देंगे बबीता जी को, और रिपेयर के काम में पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा, और जेठालाल खर्चा करने के बाद किससे वसूल लेंगे इस पैसे को? टोनी टीवी से। तो तुम्हें समझ आ रहा है? एक बार बबीता जी को भूलो, ठीक है, तुमको समझ आ रहा है कि जेठालाल और टोनी टीवी में एक रीएम्बर्समेंट जैसी कोई चीज होने वाली है। क्या रीएम्बर्समेंट जैसी चीज? कि भाई जेठालाल खर्चा करेगा और उस खर्चे का क्या मांग लेगा? रीएम्बर्समेंट। तो जब भी ये रीएम्बर्समेंट का ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि सुनना, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ जेठालाल बात कर रहे हैं, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात हो रही है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अगर वो टोनी टीवी से, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अगर वो टोनी टीवी से रीएम्बर्समेंट लेता है तो उसकी क्या अकाउंटिंग होगी? सुनना, अगर ये वर्चुअली सर्टेन है, अगर ये वर्चुअली सर्टेन है कि टोनी टीवी जेठालाल को रीएम्बर्समेंट देगा ही देगा, वर्चुअली सर्टेन है, तो जेठालाल उस रीएम्बर्समेंट का आज एक सेपरेट एसेट बुक्स पर रिकॉर्ड कर लेगा। यानी कि सुनना, जेठालाल रिपेयर का खर्चा कर रहा है उसको सेपरेटली दिखा, और जो टोनी टीवी से रीएम्बर्समेंट आ रहा है उसको सेपरेटली दिखा, दोनों को नेट ऑफ नहीं कर सकते। यानी कि एक रीएम्बर्समेंट का एसेट हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, पर सिर्फ कब कर पाएंगे? व्हेन इट इज वर्चुअली सर्टेन। सर वर्चुअली सर्टेन मतलब हमको गारंटी, लगभग पता ही है कि पैसा आ जाएगा। नाउ इट कम्स एक आखिरी टॉपिक इस एएस का, दैट इज कंटिंजेंट एसेट। व्हाट इज एन कंटिंजेंट एसेट? लेट्स से इस बार हमने किसी पे केस किया है, और हो सकता है वो केस जीतने पे हमको एक कॉम्पनसेशन मिले, तो हर बार हम लायबिलिटी की बात करते हैं, इस बार मैं एसेट की बात कर रहा हूं। तो अगर एक कंटिंजेंट एसेट, इसका मतलब क्या है? वो एक पॉसिबल एसेट है, और उस पॉसिबल एसेट का आउटकम डिपेंडेंट है कोई फ्यूचर इवेंट पे। तो अगर वो कंटिंजेंट एसेट पॉसिबल या प्रोबेबल है, प्रोबेबल मतलब 50% के ऊपर, राइट, पॉसिबल है या प्रोबेबल है, तो हम उसका डिस्क्लोजर दे देंगे। किधर डिस्क्लोजर देंगे? किधर डिस्क्लोजर देंगे? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। किधर डिस्क्लोजर देंगे? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। वापस याद रखना, कहां देंगे? डायरेक्टर्स रिपोर्ट। सर ये डायरेक्टर रिपोर्ट तो कहीं सुना सुना लगता है, कोई और एएस में भी डायरेक्टर रिपोर्ट है क्या? जी हाँ, एएस नंबर 4 डिस्क्लोजर ऑफ अ नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट भी कहा जाता है डायरेक्टर रिपोर्ट। तो कंटिंजेंट एसेट भी कहां जाते हैं? डायरेक्टर रिपोर्ट में। पर अगर वर्चुअली सर्टेन है कोई कंटिंजेंट एसेट, तो हम क्या कर देंगे? उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे। तो ये जो रीएम्बर्समेंट वाली ऊपर बात थी, वो भी कहीं ना कहीं एक कंटिंजेंट एसेट जैसा ही था, इसलिए हमने क्या कर लिया? उसको रिकॉग्नाइज। इतना ही है इस एएस में। तो मैं वापस रिपीट करता हूं, एएस 29 आपको बताता है प्रोविजंस के बारे में। सबसे पहले बोलता है प्रोविजन क्या होता है और क्या कंडीशंस है मेजर करने की। तो हमने वो 3 कंडीशंस पढ़ ली, मेजरमेंट पढ़ लिया, हर ईयर इनके रिव्यू करना है, पीवी नहीं करना है, और ये बेसिक बातें हमने देख ली थी। फिर हमने बोला कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो सकता है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन हो सकता है। अगर कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी है तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ डिस्क्लोज करना है। किधर डिस्क्लोज करना है? नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है। अगर कंटिंजेंट एसेट है तो प्रोबेबल है या पॉसिबल है, कुछ डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है, सॉरी कुछ डिस्क्लोजर करने का जरूरत है, पर कहां करने का जरूरत है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। बट अगर वर्चुअली सर्टेन है तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, तब क्या कर दो? बुक्स में रिकॉर्ड करो।
तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, अगेन मॉड्यूल को ही रेफर करेंगे यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए। ये जितना भी मॉड्यूल में कंटेंट है हमने कवर कर लिया इस वीडियो के अंदर, राइट। अब इस एएस के क्वेश्चंस अच्छे हैं, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर x1, यानी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हो रहा है, 31 दिसंबर x1, कैलेंडर ईयर है यहाँ पे। कंपनी फाइंड्स दैट देयर आर 20 लॉसूट्स आउटस्टैंडिंग which have not been settled till the date of approval of accounts by the board of directors, ठीक है। The possible outcome of estimated by the board of directors, क्या बोला है, हमारे ऊपर 20 केस चल रहे हैं, इस 20 केस का जो आउटकम है ये हमारे एस्टिमेशन कुछ दिए हुए नीचे। तो क्या बोला है, 5 केसेस में तो प्रोबेबिलिटी है कि 100% हम जीतेंगे। क्या प्रोबेबिलिटी है, 100% हम ही जीतने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगले में बोला है नेक्स्ट 10 केसेस में 50% प्रोबेबिलिटी है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि हम जीतेंगे, और बचा हुआ 40% प्रोबेबिलिटी है कि लॉस होगा। कितने का केस होगा, लॉस होगा 1,20,000 का, या फिर लॉस 10% प्रोबेबिलिटी है कि कितने का लॉस होगा, 2 लाख का। यानी कि सुनना, 50% तो हमको ये लगता है कि हम जीतेंगे ही जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हो सकता है कि इस बार जीते नहीं, हार जाए। और कितने से हारेंगे, 40% तो ऐसा लगता है कि 1,20,000 का नुकसान होगा, और 10% ऐसा लगता है कि 2 लाख का नुकसान होगा। कितने ऐसे केस है, 10 केस, ठीक है। रिमेनिंग 5 केसेस में हमको क्या लगता है, वही 50% लगता है जीत जाएंगे, पर 30% लगता है कि 1 लाख का लॉस होगा, और 20% लगता है कि 2,10,000 का लॉस होगा। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछता है, आउटकम of each case is taken as a separate entity, ascertain the amount of contingent loss and the accounting treatment in respect thereof। तो बोला है कंटिंजेंट लॉस का अमाउंट बताओ। सबसे पहला ये कंटिंजेंट लॉस क्यों है आपको ये समझ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 50% से 50% जितनी प्रोबेबिलिटी है। अगर ये 50% से ऊपर होता तो ये प्रोविजन बनता, बट अभी 50% है, उसके नीचे है, तो क्या बन रहा है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कितने से बनेगी, सुनना, बचपन में फाउंडेशन में आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा था, तो सुनना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हारने की कैसी दिख रही है। 50% तो चांस है कि कुछ भी लॉस नहीं होने वाला, 40% का चांस है कि कितने का लॉस होगा, 1,20,000 का, और 10% का चांस है कितने का लॉस होगा, 2 लाख का। तो एक केस में टोटल लॉस होने का टोटलिटी में कितना है, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये तो एक केस का आएगा, ऐसे कितने केस है, 10। तो देयरफॉर देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40 × 120, 10% × 2 लाख, तो कितना आया, 68,000। ये 68,000 कितने केस का है, 10 केस का। वैसे ही नीचे वाले में 72,000 कितने केस का है, 5 केस का। तो टोटल हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 10,40,000। होपफुली समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे दिमाग से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी पे सेल्स टैक्स का असेसमेंट आया है फॉर द असेसमेंट ईयर x1 x2 हैज बीन पेड ऑन February x4। यानी कि क्या बोला है, कुछ 2-3 साल पुराना कोई केस चल रहा था, उसका ऑर्डर अभी हमको फरवरी महीने में x4 में मिला, और जो ऑर्डर था, जो डिमांड हमसे मांगी गई, वो 2.76 करोड़ की थी। तो हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, केस किसी और साल का होता है, जजमेंट कोई और साल में होता है। तो केस था x1 x2 का, जजमेंट आया x4 में। द कंपनी पेड द एंटायर ड्यू अंडर द प्रोटेस्ट विदाउट प्रेजुडाइस टू इट्स राइट ऑफ इट्स अपील। तो कंपनी ने क्या किया, पूरा का पूरा 2.76 करोड़ एक बार पे कर दिया, पूरा का पूरा पे कर दिया। बट कंपनी ने फाइल किया अपील बिफोर द एपेलेट अथॉरिटी wherein the ground of appeal covers a tax on additions made in the assessment order for a sum of 2.10 crores। तो क्या बोलने का कोशिश किया, सुनना। हमारे भारत में क्या होता है, जब भी आप पे कोई ऑर्डर आता है ना, तो आपको पहले पूरा अमाउंट पे करना पड़ता है। एक बार आपने अमाउंट पे कर दिया, अब आप चाहो तो उस केस पे वापस केस कर सकते हो। यानी कि भारत सरकार पहले खुद को श्योर कर लेती है कि देख, पहले तो पूरा पैसा मेरे को दे दे, अब तेरे को लगता है तुझसे गलत पैसे लिए, चल कोर्ट पे आ जा, और कोर्ट में लड़ते। यानी कि सर एक बार पूरा पैसा तो देना ही पड़ेगा, यस। तो कंपनी ने भी 2.76 करोड़ दे दिया, पर कंपनी ने जब अपील किया ना,
तो खाली कितने का किया 2.1 करोड़ का, टोटल 2.76, अपील कितने का किया 2.1, डिफरेंस कितना है 0.66 करोड़ का डिफरेंस है, यानी कि 66 लाख तो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ ये हमारी गलती थी, हमसे ले लो। तो क्या ये 66 लाख बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा? यस, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये तो हम एक्सेप्ट कर चुके हैं। मुद्दा है ये 2.1 करोड़, ये 2.1 करोड़ हम दे तो चुके हैं, पर अब तक हमने एक्सेप्ट नहीं किया है कि हमारा ये पेमेंट है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये हमने एक एडवांस दे दिया, और एडवांस दिया किसको है? भारत सरकार को। तो ये 2.10 करोड़ इसको हम लोन्स एंड एडवांसेस में एसेट साइड पे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। पर सर हो सकता है ना केस हार जाए और हमको पेमेंट करना पड़ जाए, तो जब भी केस चल रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो देयरफॉर ये 2.1 करोड़ एसेट साइड पे तो दिखेगा ही, क्योंकि हमने पे तो कर दिया है, बट हो सकता है हार जाएंगे, इसीलिए क्या कर रहे हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी में डिस्क्लोज कर देंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है कि कंपनी ने एक पे हाइक को एक्सेप्ट किया है, पर कंपनी बोलता है पे हाइक हम पे कब करेंगे? बाद में, जब तुम रिटायर होगे ना तब जाके तुमको पैसा चुकाएंगे। तो एक्सेप्ट तो आज कर ही लिया है, और अब जब भी कभी रिटायर होगा तो हमको तो चुकाना ही पड़ेगा। क्या इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे? जी हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। एक और बढ़िया क्वेश्चन इस एस में हम कर लेते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है शायद एग्जाम में पूछा जा सकता है, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो लास्ट में दिया हुआ है। क्या बोला है? ए लिमिटेड प्रोवाइड्स एन आफ्टर सेल्स वारंटी ऑफ 2 years टू इट्स कस्टमर। ए लिमिटेड अपने कस्टमर को 2 साल का वारंटी देता है सेल होने के बाद। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज करती है। बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस द कंपनी हैज द फॉलोइंग पॉलिसी फॉर मेकिंग प्रोविजन ऑन वारंटीज ऑन द इनवॉइस अमाउंट। तो सुनना, जिस दिन कंपनी सेल करता है उस दिन कंपनी को पता होता है कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट कहीं ना कहीं निकलेगा, तो वो आज ही एक खर्चा बुक करके रखता है वारंटी का। ठीक है, अब वारंटी का आपके लिए आपको क्या बोला गया है कि द पॉलिसी फॉर मेकिंग द प्रोविजन फॉर वारंटी ऑन द इनवॉइस अमाउंट ऑन द रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड। अगर वारंटी पीरियड लेस देन 1 year का है, यानी कि 1 साल ही बचा है वारंटी पीरियड में, 1 साल से कम बचा है वारंटी पीरियड में, तो हम प्रोविजन बनाते हैं 2% का। और अगर 1 साल से ज्यादा पीरियड अभी भी बाकी है वारंटी का, तो प्रोविजन बनाते हैं 3% का। तो रिस्क के बेसिस पे अगर 1 साल से भी कम बचा है वारंटी का तो रिस्क कम है, तो 2% बनाया। और जहां हमको पता है कि भाई 1 साल या उससे ज्यादा का पीरियड बाकी है हमारे पास, तो कितने का प्रोविजन बनाया? 3% का। तो क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट कि जिसमें प्रोविजन क्रिएट करा जाएगा AS 29 के तहत ऑन 31 मार्च X1 को। 31 मार्च X1 को प्रोविजन क्रिएट करना है। मेरे साथ शांति से सुनना। सबसे पहले 11th फरवरी X0 को कुछ सामान बेचा था। 11th फरवरी X0 का अमाउंट बेचा था। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इसकी एक्सपायरी खत्म कब होगी, इसका वारंटी खत्म कब होगा? सर 2 साल का वारंटी है, यानी कि 10th फरवरी X0 से X1, X1 से X2, तो 10th फरवरी X2 को इसकी वारंटी खत्म हो जाएगी। ठीक। 25 दिसंबर X0, तो सर इसका 25 दिसंबर X2 को खत्म होगा। क्या आपको मेरा बात समझ में आता है? क्वेश्चन बोलता है सबसे पहले तो ये बता X1 पे कितना प्रोविजन बनाऊं। तो एक बात समझो, ये 4 अक्टूबर X1 पे तो कोई प्रोविजन नहीं बनने वाला, 31 मार्च X1 को, क्योंकि अब तक तो सेल्स ही नहीं हुआ है। अब समझो, अगर मैं 31/3 पे हूं, अगर मैं 31/3 पे हूं, तो ये 11 फरवरी वाली जो सेल है, अभी कितना पीरियड बाकी है? कितना पीरियड बाकी है? क्या पीरियड मोर देन 1 year है? क्या पीरियड लेस देन 1 year है? क्या पीरियड मोर देन 1 year है या पीरियड लेस देन 1 year? सर मतलब देखो, ये एक्सपायरी खत्म कब होगा, इसका एक्सपायरी कब होगा? 10th फरवरी X2 को। तो देखोगे तो कहीं ना कहीं कायदे से तुमको दिखना चाहिए 11 महीने जैसे कुछ बाकी है अभी एक्सपायर होने में, 11 महीने बाकी है। तो बताओ इस 60,000 पे कितना प्रोविजन क्रिएट करूं? अगर लेस देन 1 year होता है तो कितना होगा? 2%। अब अगर आप यहां से 24 दिसंबर X2 कैलकुलेट करोगे तो सर ये तो 12 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, तो यहां पे कितना प्रोविजन क्रिएट होगा? 3%। तो टोटल कितना होगा? 60,000 का 2% निकालेंगे
और 40,000 का 3% निकालेंगे, जितना मेरा मैथ्स है मेरे हिसाब से दोनों ही 1200 आता है, तो देयरफॉर कितने का प्रोविजन बनेगा 2400 का। एक बार चेक कर लेते हैं, तो कितने का प्रोविजन देखो बना 2400 का। वैसे ही फॉर नेक्स्ट ईयर देखो क्या होगा। अब ये 1 अक्टूबर X1 इसका एक्सपायरी कब आएगा, 4 अक्टूबर का, 3 अक्टूबर X1 से X2, X2 से X3, तो 2000 X3। अब हम कहा है 31 मार्च X2 पे, 31 मार्च X2 पे, सुनना 31 मार्च X2, तो ये तो एक्सपायर ही हो गया, ये तो एक्सपायर हो गया, इस पे तो कुछ भी वारंटी नहीं बनेगी, ये तो एक्सपायर ही हो गया, इस पे कुछ भी वारंटी नहीं बनेगी, तो इस पे तो 0%। देखोगे आपको समझ आएगा, इस पे 2% और इस पे 3%। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो इस बार आपको कितना बैलेंस चाहिए बताओ, 4850। ऑलरेडी कितना क्रिएट किया हुआ है 2400, और अब कितना चाहिए 4850, तो एडिशनली और कितना क्रिएट करेंगे 2450। इतना ही था ये एस, इतना आराम था, इतना छोटा सा एस है, राइट। होपफुली आपको समझ आया हो, राइट। जैसा भी लगा हो प्लीज प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अगेन मैं वापस बोल रहा हूं कि अगर अभी आपने रिवीजन वीडियो के यहां तक पहुंचे हो तो अभी जाओ और आपके पास जो क्वेश्चन बैंक है उसे सॉल्व करो और इस एएस को यहीं रैप अप कर दो। ऑल राइट, विल सी यू इन दी नेक्स्ट रिवीजन वीडियो।